に応えよ。ブラストバーン無制軍。वेलकम बैक टू द वीडियो। ऐश की पोकेमॉन्स में अक्सर जंग छिड़ी रहती है। हालांकि ये सब टीममेट्स हैं, लेकिन फैंस हमेशा ही डिबेट करते रहते हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। एग्जाम्पल के लिए तुम लुकारियो और ग्रेनिंजा को ले सकते हो। आज हम इन दोनों के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं चारजार्ड एंड इन्फर्नेप के बारे में। जिस तरह यहाँ पर लुकारियो और ग्रेनिंजा कांटे की टक्कर पे हैं, वैसे ही यहाँ पर चारजार्ड एंड इन्फर्नेप भी बिल्कुल कांटे की टक्कर पे हैं। लेट्स सी कि इन दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन साबित होता है। लेट्स एंड दिस डिबेट वंस एंड फॉर ऑल। आज की वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि इन दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है। और हाँ गाइस, यहाँ पर मैं जो भी कहूँगा वो बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई ऑफिशियल कंपैरिजन नहीं है। सो अगर आपका ओपिनियन मुझसे मैच नहीं करता है तो ऑफेंड मत होना, आप अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही पोकेमॉन के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह हम इन दोनों के फाइट का विनर 3 राउंड्स के ऊपर डिसाइड करेंगे, बैटल्स, फीट्स एंड पावर लेवल, जिसमें पावर लेवल का राउंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और हाँ, मैं इन दोनों की एनिमे की परफॉर्मेंस बताकर वक्त बर्बाद नहीं करूँगा, एज मैंने इन दोनों की एनिमे की परफॉर्मेंस को काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में। अगर आपको इन दोनों की एनिमे की परफॉर्मेंस के बारे में जानना है तो आप वो सब वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीधा इनकी कंपैरिजन की तरफ बढ़ने वाले हैं। सबसे पहला राउंड है बैटल्स का, यानी कि 1-on-1 फाइट। सो अगर कभी यहाँ पर चारजार्ड एंड इन्फर्नेप दोनों में आमने सामने की लड़ाई हो जाए तो उस फाइट का विनर कौन होगा, ये जानने के लिए हम सबसे पहले एक बार इनकी कॉम्बैट एट्रीब्यूट्स पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं अटैक पावर से। अटैक पावर की बात की जाए देन इन्फर्नेप क्लियरली टेक्स इट, एंड मुझे नहीं लगता आई नीड टू ओवर एक्सप्लेन दिस, बिकॉज हम सब जानते हैं कि ब्लेज के कारण उसकी अटैक पावर कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो हाँ, ये काफ़ी ऑब्वियस है दैट अटैक पावर में यहाँ पर इन्फर्नेप आगे है। नेक्स्ट आती है फिजिकल स्ट्रेंथ। अब जिस तरह से यहाँ पे अटैक पावर में इन्फर्नेप क्लियरली आगे है, वैसे ही चारजार्ड भी स्ट्रेंथ के मामले में इन्फर्नेप से क्लियरली आगे है। और हाँ, मुझे इसे भी उतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ट्रैवल स्पीड। ट्रैवल स्पीड की बात की जाए देन यहाँ पर चारजार्ड बहुत ज़्यादा आगे है इन्फर्नेप से, एज तुम देख ही सकते हो कि वो कितनी तेज़ उड़ सकता है। और हाँ, अगर तुम्हें यहाँ पे आयरिस के ड्रैगनाइट वाली बैटल याद हो जहाँ पर चारजार्ड आयरिस के ड्रैगनाइट से लड़ा था, तो उस बैटल में यहाँ पे चारजार्ड सीरियस भी नहीं था, लेकिन फिर भी अगर तुम इसकी ट्रैवल स्पीड देखो तो चारजार्ड लिटरली एक लेजर बीम की तरह आगे बढ़ा था स्लैश अटैक के लिए। आई थिंक दिस इज इनफ टू प्रूव दैट चारजार्ड यहाँ पर ट्रैवल स्पीड में इन्फर्नेप से आगे है। नेक्स्ट आती है कॉम्बैट स्पीड। अब ये थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी कॉम्बैट स्पीड में इन्फर्नेप आगे रहेगा, क्योंकि जो बैटल यहाँ पर इलेक्ट्रिवायर के खिलाफ उसने लड़ी थी, अगर तुम उस बैटल को ध्यान से देखो तो उसमें एक ऐसा सीन भी था जहाँ पर दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे पे बैक टू बैक अटैक्स कर रहे थे, एंड इन्फर्नेप लिटरली इलेक्ट्रिवायर के साथ एक हाई स्पीड बैटल लड़ पाया था। और हाँ, ये हम सब जानते हैं दैट ऐश's पिकाचू इज वे फास्टर देन आयरिस's ड्रैगनाइट। लेकिन अगर तुम यहाँ पर ऐश के पिकाचू एंड पॉल के इलेक्ट्रिवायर के बीच की फाइट देखो तो उसमें साफ साफ हमें दिखा था कि जब यहाँ पर पिकाचू ने वोल्ट टैकल इस्तेमाल किया था तो मोटर ड्राइव के कारण इलेक्ट्रिवायर की स्पीड बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो गई थी। पिकाचू अपने इंसेन रिफ्लेक्सेस के कारण उस अटैक पर रिएक्ट कर पाया था, बट दिस स्टिल वोंट चेंज द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिवायर ऑलमोस्ट कॉट पिकाचू ऑफ गार्ड। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी दैट ही ऑलमोस्ट सीम्ड टू बी टेलीपोर्टेड अगेंस्ट पिकाचू। और इन्फर्नेप उस इलेक्ट्रिवायर से लड़ा था जिसकी स्पीड मोटर ड्राइव के कारण बढ़ गई थी। सो हाँ, इस सीन में यहाँ पर इलेक्ट्रिवायर की स्पीड मोटर ड्राइव के कारण इंक्रीज हो गई थी, लेकिन तब भी यहाँ पर इन्फर्नेप उसे काफ़ी अच्छी तरह से मैच कर पाया था। अगर मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ देन चारजार्ड की ट्रैवल स्पीड ज़्यादा है, लेकिन इन्फर्नेप की डॉजिंग स्पीड, ब्लॉकिंग स्पीड, अटैकिंग स्पीड, मूवमेंट स्पीड, ये सभी यहाँ पर चारजार्ड से ज़्यादा है। सो हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल कॉम्बैट स्पीड में इन्फर्नेप चारजार्ड से आगे है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सेस। तो अगर रिफ्लेक्सेस का पॉइंट देखें तो मेरे हिसाब से ये जाएगा इन्फर्नेप को, क्योंकि इन्फर्नेप इलेक्ट्रिवायर के काफ़ी फास्ट अटैक्स पे भी रिएक्ट कर पा रहा था। एंड अगर मैं यहाँ पे इन्फर्नेप का सबसे बड़ा फीड दूँ रिफ्लेक्सेस के मामले में, देन तुम यहाँ पर इन्फर्नेप की रिफ्लेक्सेस का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि उसने निंजास्क तक की स्पीड को काउंटर कर रखा है। हाँ, ये बात है कि निंजास्क फ्लेयर ब्लिट्स के डैमेज के कारण स्पीड बूस्ट उस समय यूज़ नहीं कर पा रहा था, बट इवन आफ्टर दैट ही वाज फास्टर देन एनी पोकेमॉन ऑफ ऐश एक्सेप्ट फॉर ग्रेनिंजा एंड मैग्नेटल। बट स्टिल इन्फर्नेप उसकी स्पीड को काउंटर कर पाया था, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसका स्टैमिना ड्रेन हो रहा था निंजास्क के अटैक के कारण। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कई बार, स्टैमिना इज रिलेटेड टू एवरीथिंग। अगर तुम्हारा स्टैमिना ज़्यादा रहेगा तुम्हारी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन एक बार अगर तुम एग्जॉस्ट होने लगो तो ऑब्वियसली तुम इतने फास्ट मूवमेंट्स नहीं कर पाओगे। एंड इन्फर्नेप अपना स्टैमिना ड्रेन होने वक्त भी निंजास्क की स्पीड को काउंटर कर पाया था। नेक्स्ट आती है ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में देखा जाए तो हाँ, दोनों के बीच एक टफ कंपटीशन हो सकता है, बट आई थिंक चारजार्ड ड्यूरेबिलिटी में आगे है। अब सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी का मतलब बता देता हूँ। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि तुम्हें किसी अटैक से कितनी चोट लगती है, एंड इन्फर्नेप के केस में देखा जाए तो उसे ऑलमोस्ट हर एक अटैक से चोट लगती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर वो काफ़ी आसानी से किसी अटैक को सह लेता है। अनलाइक चारजार्ड
जो कि बहुत सारे अटैक्स को खुद पर काफ़ी आसानी से सह पाता है। एंड आई थिंक दिस इज़ फॉर ऑब्वियस रीज़न, एज यहाँ पर चार्जार्ड की बॉडी काफ़ी ज़्यादा बल्की है एंड वो फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। सो हाँ, इन सभी चीज़ों के कारण वो अटैक्स को काफ़ी आसानी से सह पाता है। अगर मैं तुम्हें इसका सबसे बड़ा प्रूफ दूँ तो अगर तुमने यहाँ पर चार्जार्ड वर्सेस आर्टिकुनो वाली बैटल देखी है तो उसमें यहाँ पर आर्टिकुनो ने चार्जार्ड पे काफ़ी सारे अटैक्स यूज़ किए थे, लेकिन अंत में यहाँ पर जब चार्जार्ड ने उस पर साइस्मिक टॉस यूज़ किया था तो साइस्मिक टॉस यूज़ करने के बाद अगर तुम देखो तो जब धुआं हटा था तब यहाँ पर दोनों ही पोकेमॉन्स नीचे गिरे हुए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि चार्जार्ड वहाँ पर नीचे कैसे गिर गया, एज अटैक तो वो कर रहा था। अब तुम्हें ऐसा लग सकता है कि साइस्मिक टॉस की पावर बहुत ज़्यादा थी या फिर उसके इम्पैक्ट के कारण यहाँ पर चार्जार्ड नीचे गिर गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम इस सीन को थोड़ा स्लो कर दो एंड चार्जार्ड एंड आर्टिकुनो के नीचे गिरने से बस 1 सेकंड पहले पॉज करो तो तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा कि जब यहाँ पर चार्जार्ड ने साइस्मिक टॉस यूज़ किया था तब वो आर्टिकुनो के साथ नीचे गिरा था। अब ऑब्वियसली यहाँ पर वो आर्टिकुनो को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो छोड़ देता तो आर्टिकुनो उड़ के उस अटैक से बच जाता। एंड इसीलिए यहाँ पर चार्जार्ड ने गोल गोल घूमकर आर्टिकुनो को पकड़ते हुए ही साइस्मिक टॉस दे दिया, जिससे कारण यहाँ पर साइस्मिक टॉस का आधा डैमेज चार्जार्ड को भी चल गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पोकेमॉन्स नीचे गिरे थे। एंड ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर चार्जार्ड अगर साइस्मिक टॉस देगा और अगर वो नीचे गिरता है तो उसे चोट नहीं लगेगी, क्योंकि हमने ऐसा कई बार देखा है। लाइक अगर तुम ड्रैगोनेयर वाली बैटल में देखो तो उस समय भी जब चार्जार्ड का साइस्मिक टॉस फेल हुआ था और वो नीचे गिरा था तो साइस्मिक टॉस से उसे भी चोट लगी थी। एंड इवन ब्लेजिकन वाली बैटल में भी जब चार्जार्ड ने साइस्मिक टॉस दिया था तो ब्लेजिकन को तो चोट लगी ही थी, लेकिन हाँ चार्जार्ड को भी चोट लग गई थी क्योंकि ब्लेजिकन ने लैंड करने से पहले फ्लेम थ्रोअर यूज़ किया था। एंड हाँ, सबसे बड़ा प्रूफ तुम डस्क्लॉप्स वाली बैटल में ले सकते हो कि जब यहाँ पर डस्क्लॉप्स उसके हाथ से गायब हो गया था तब साइस्मिक टॉस का पूरा डैमेज चार्जार्ड को ही चल गया था। उसने एक तरह से खुद ही को साइस्मिक टॉस दे दिया। तो हाँ, अगर चार्जार्ड किसी को नीचे लेकर गिरता है और वो खुद भी अगर नीचे गिर जाए तो साइस्मिक टॉस से उसे भी चोट लगती है। दिस क्लियरली प्रूव्स दैट चार्जार्ड ने आर्टिकुनो को साइस्मिक टॉस मारने के चक्कर में साइस्मिक टॉस का आधा डैमेज खुद ले लिया, लेकिन चार्जार्ड अपनी इनसेन ड्यूरेबिलिटी के कारण साइस्मिक टॉस का आधा डैमेज लेने के बाद भी अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया था। और हाँ, ये तो मैं तब की बात कर रहा हूँ जब चार्जार्ड ने अपनी आधी ट्रेनिंग चार्जविक वैली से कंप्लीट की थी, मतलब होएन चार्जार्ड, यूनोवा वाला चार्जार्ड जो कि अपनी पूरी ट्रेनिंग कर चुका था चार्जविक वैली से। तुम उसकी ड्यूरेबिलिटी का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। सो हाँ, ड्यूरेबिलिटी में मेरे हिसाब से चार्जार्ड आगे है। नेक्स्ट है एंजोरेंस। एंजोरेंस की बात की जाए तो इसमें यहाँ पर इन्फर्निप आगे है, क्योंकि एंजोरेंस का बेसिकली ये मतलब होता है कि तुम कितना पेन एंड्योर कर सकते हो। एंड लिटरली ऐश वर्सेस पॉल के मैच में इन्फर्निप ने काफ़ी ज़्यादा पेन एंड्योर किया है। ऐश वर्सेस पॉल के मैच में इन्फर्निप ने पहले फ्लेयर ब्लेड्स के रिकॉल से डैमेज लिया, एंड उसके बाद निंजास के गीगा ट्रेन से, एंड उसके बाद इलेक्टिवार के 4 थंडर पंच से, एंड उसके बाद उसका एक मैसिव थंडर जो कि पूरे 25 सेकंड तक चला था, एंड उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ डबल थंडर पंच। और हाँ, इसका एंजोरेंस में अभी तक का सबसे बड़ा फीट कि यहाँ पर जब इलेक्टिवार के कॉम्बिनेशन ऑफ डबल थंडर पंच एंड इन्फर्निप के पावर्ड ऑफ फ्लेयर ब्लेड्स की टक्कर हुई थी तो उससे फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी का पूरा एक मेल स्टॉर्म क्रिएट हो गया था। और इतने कम हेल्थ में भी वो उस पूरे मेल स्टॉर्म की एनर्जी को सह पाया था, जो कि पूरे स्टेडियम से भी ज़्यादा बड़ा था। एंड या नॉट टू फॉरगेट ही वॉज पॉइजन्ड इन द इंटायर मैच। सो हाँ, अब तुम एंजोरेंस का अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन्फर्निप की एंजोरेंस किस लेवल पे है। सो हाँ, एंजोरेंस का पॉइंट मेरे हिसाब से इन्फर्निप को जाएगा। नेक्स्ट, स्टैमिना। अगर स्टैमिना की बात की जाए तो मेरे अकॉर्डिंग ये पॉइंट जाएगा इन्फर्निप को, क्योंकि ऐश वर्सेस बॉल के मैच में इन्फर्निप काफ़ी देर तक लड़ा है और तो और वो उस मैच में पॉइजन भी हो गया था। और जैसा कि मैंने कहा है, स्टैमिना इज लिंक्ड विद एवरीथिंग। इन्फर्निप का स्टैमिना इतना कम होने के बाद भी उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसा तुम देख ही सकते हो कि इलेक्टिवार की स्पीड मोटर ड्राइव से इंक्रीज़ हो गई थी, लेकिन तब भी वो इन्फर्निप के इस मार्क पंच पर रिएक्ट नहीं कर पाया था। अटैक्स की बात अलग है कि ब्लेज के कारण उसके अटैक्स की पावर बूस्ट हो गई थी, लेकिन अगर हम अटैक्स को छोड़कर बाकी चीज़ों को देखें लाइक स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एंजोरेंस, तो ये सभी चीज़ें उस समय भी काफ़ी ज़्यादा थी जब इन्फर्निप का स्टैमिना काफ़ी कम था। इतनी ज़्यादा मार खाने के बाद भी और इतना कम स्टैमिना होने के बाद भी वो काफ़ी फास्ट मूवमेंट्स कर पा रहा था। नेक्स्ट, वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब है कि तुम कितने ज़्यादा वर्सेटाइल हो, आई मीन तुम कितने ज़्यादा अडेप्टेबल हो किसी भी सिचुएशन को लेकर। एंड इसमें देखें तो चार्जार्ड क्लियरली यहाँ पर इन्फर्निप से आगे है, क्योंकि चार्जार्ड ना सिर्फ ज़मीन बल्कि हवा में भी लड़ सकता है। एंड या आई डोंट थिंक आई नीड टू ओवर एक्सप्लेन दिस कि चार्जार्ड कितना ज़्यादा अडेप्टेबल है। आई मीन हमने उसे वोल्केनो पे लड़ते हुए देखा है, फिर ड्रैगोनियर के साथ पानी पे भी लड़ते हुए देखा है, फिर एरियल कॉम्बैट्स में भी उसे काफ़ी अच्छे से लड़ते हुए देखा है, और तो और ग्राउंड बैटल्स में भी वो लड़ ही पाता है। सो हाँ, वर्सेटिलिटी में चार्जार्ड क्लियरली आगे है। नेक्स्ट, ऑफेंस। अगर ऑफेंस की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल हो जाएगा कि किसका ऑफेंस ज़्यादा अच्छा है, एज दोनों के पास काफ़ी सारे ऑफेंसिव मूव्स हैं। चार्जार्ड के पास फ्लेम थ्रोअर, साइस्मिक टॉस, ड्रैगन रेज, ड्रैगन ब्रेथ, ड्रैगन टेल, ऐसे काफ़ी सारे मूव्स हैं। वहीं इन्फर्निप के पास भी फायर पंच, क्लोज कॉम्बैट, फ्लेयर ब्लेड्स, फ्लेम व्हील, फ्लेम थ्रोअर, ऐसे कई सारे मूव्स हैं, और इन सारी मूव्स में काफ़ी हाई ऑफेंसिव पावर है। सो आई थिंक अगर यहाँ पर ऑफेंस का पॉइंट इन दोनों में टाई कर दिया जाए तो वो गलत नहीं होगा, बिकॉज ऑफेंसिव पावर दोनों की काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है डिफेंस। इसमें यहाँ पर क्लियरली इन्फर्निप आगे है, क्योंकि इन्फर्निप के पास एक बहुत ही बढ़िया डिफेंसिव मूव है और वो है डिग अटैक।
वो डिग अटैक करके ऑलमोस्ट चार्जार्ड के किसी भी अटैक से बच सकता है। जस्ट लाइक निंजास के साथ हुआ था कि वो इन्फर्निप पर अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि इन्फर्निप डिग अटैक करके अंडरग्राउंड हो गया था। सो चार्जार्ड ऑब्वियसली यहाँ पर इन्फर्निप को उस समय ढूंढ नहीं सकता है, लेकिन हाँ इन्फर्निप चार्जार्ड पर अटैक कर सकता है अंडरग्राउंड फ्लेयर ब्लिट्स की मदद से, क्योंकि उस अटैक में इतनी ताकत है कि वो पूरा बैटल फील्ड ही इरप्ट कर सकता है। सो हाँ डिफेंस का पॉइंट आई गेस इन्फर्निप को जाएगा। नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी। सो अगर हम अब डिस्ट्रक्टिव पावर के बारे में बात करें तो इसमें तो यहाँ पर क्लियरली इन्फर्निप आगे है, क्योंकि इन्फर्निप की मूव्स काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, जबकि चार्जार्ड की मूव्स इतने भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं दिखाए गए हैं। एज तुम देख ही सकते हो कि ब्लेज एबिलिटी अनलॉक होने के बाद इन्फर्निप के अटैक्स कितने ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। उसके फ्लेम थ्रोअर में इतनी ताकत थी कि उसने वॉल्कनर की जिम के सीलिंग को तोड़ दिया था। प्लस इलेक्ट्रिवायर से लड़ते वक्त जब उसने फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल किया था तो नीचे की ज़मीन ही फट गई थी। एंड फ्लेयर ब्लिट्स का तो क्या ही कहें, हम सब जानते हैं कि फ्लेयर ब्लिट्स में कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है। सो हाँ डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी में ऑब्वियसली इन्फर्निप आगे है। नेक्स्ट एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस के मामले में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि चार्जार्ड के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है बैटलिंग का। नेक्स्ट टाइप एडवांटेज। अब टाइप एडवांटेज में ही मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। चार्जार्ड फ्लाइंग टाइप है एंड इन्फर्निप फाइटिंग टाइप। चार्जार्ड के पास टाइप एडवांटेज है इन्फर्निप के खिलाफ। नेक्स्ट रेंज। अब अगर रेंज की बात की जाए तो इसमें चार्जार्ड क्लियरली आगे है। इन्फर्नो के पास मोस्टली ऐसे मूव्स हैं जो कि यहाँ पर क्लोज रेंज में यूज़ किए जा सकते हैं। लॉन्ग रेंज या मिड रेंज को हैंडल करने के लिए इन्फर्नो के पास उतने कुछ खास मूव्स नहीं हैं। हाँ फ्लेम थ्रोअर है, लेकिन फ्लेम थ्रोअर हमेशा काम नहीं आ सकता। जबकि अगर चार्जार्ड को देखा जाए तो चार्जार्ड क्लोज रेंज, मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज तीनों में ही काफ़ी अच्छे से लड़ सकता है। सो हाँ रेंज चार्जार्ड का ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट कॉम्बैट स्किल्स। कॉम्बैट स्किल्स में भी देखा जाए तो इसमें भी यहाँ पर चार्जार्ड आगे है, क्योंकि चार्जार्ड ना सिर्फ ग्राउंड बैटल्स बल्कि एरियल बैटल्स को भी हैंडल कर सकता है। दोनों ही जगह पर लड़ने के लिए चार्जार्ड के पास काफ़ी अच्छे स्किल्स हैं, जबकि इन्फर्निप यहाँ पर मोस्टली सिर्फ ग्राउंड बैटल्स को ही हैंडल कर सकता है। मोल्ट्रे के खिलाफ हमने देखा है कि एरियल बैटल में इन्फर्निप के कॉम्बैट स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं। नेक्स्ट हैक्स। हैक्स की बात की जाए तो इसमें इन्फर्निप आगे है, बिकॉज इन्फर्निप के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जो कि है ब्लेज, जबकि चार्जार्ड के पास कुछ भी नहीं है, उसके पास सिर्फ उसका बेस फॉर्म है। नेक्स्ट मूव सेट। मूव सेट की बात की जाए तो इसमें यहाँ पर चार्जार्ड आगे है, बिकॉज चार्जार्ड की मूव सेट में उसके पास काफ़ी सारे मूव्स हैं, जबकि इन्फर्निप के पास उतने मूव्स नहीं हैं। हाँ इन्फर्निप के पास जितने भी मूव्स हैं वो काफ़ी यूजफुल मूव्स हैं एंड पावरफुल भी, बट मूव सेट के मामले में चार्जार्ड क्लियरली यहाँ पर इन्फर्निप से आगे है। एंड लास्टली सिग्नेचर मूव, मतलब दोनों का सबसे ताकतवर अटैक, यानी कि चार्जार्ड का साइस्मिक टॉस एंड इन्फर्निप का फ्लेयर ब्लेड्स। अब अगर बात रही सिग्नेचर मूव की तो सिग्नेचर मूव में हम हमेशा दो चीज़ें देखते हैं। पहला वो मूव कितना ताकतवर है एंड दूसरा वो मूव कितना यूजफुल है, क्योंकि ताकतवर से ताकतवर मूव बेकार है अगर वो हिट ही ना हो। इसीलिए मूव के ताकतवर होने के साथ ही साथ उसका यूजफुल होना ही बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों में से किसका मूव ज़्यादा ताकतवर है। पावर की बात करें तो पावर में यहाँ पर क्लियरली फ्लेयर ब्लिट्स ज़्यादा ताकतवर है साइस्मिक टॉस से, एज ब्लेज एबिलिटी के कारण फ्लेयर ब्लिट्स सुपर चार्ज हो जाता है। और प्लस हमने ये भी देखा था कि फ्लेयर ब्लिट्स से पूरा का पूरा स्टेडियम में दहल उठा था। तो हाँ पावर के मामले में आई गेस फ्लेयर ब्लिट्स क्लियरली आगे है। अगर हम बात करें इम्पैक्ट की तो इम्पैक्ट में भी यहाँ पर फ्लेयर ब्लिट्स आगे रहेगा, बिकॉज तुम देख ही सकते हो कि उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि इलेक्ट्रिवायर को एक बहुत बड़े एक्सप्लोसिव फोर्स का सामना करना पड़ा था। एंड नेक्स्ट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में यहाँ पर साइस्मिक टॉस क्लियरली आगे है, बिकॉज साइस्मिक टॉस की पावर डिपेंड करती है कि चार्जार्ड उसे कितनी हाइट से मार रहा है। अगर चार्जार्ड सीधा बादलों के ऊपर चला जाए एंड वहाँ से साइस्मिक टॉस दे तो ऑब्वियसली उसकी पावर एंड इम्पैक्ट भी यहाँ पर फ्लेयर ब्लिट्स से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर चार्जार्ड सिर्फ मिड रेंज से ही साइस्मिक टॉस दे, जैसे कि वो ज़्यादातर यूज़ करता है, तो उसमें यहाँ पर फ्लेयर ब्लिट्स आगे है। सो हाँ ओवरऑल देखा जाए तो इंटेंसिटी यहाँ पर साइस्मिक टॉस की ज़्यादा है। और अब दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं, यानी कि यूज़फुलनेस। किसका मूव ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हम चार्जार्ड के साइस्मिक टॉस को देखें तो साइस्मिक टॉस काफ़ी बार फेल हुआ है। अब इसके काफ़ी सारे कारण हैं। पहला यहाँ पर साइस्मिक टॉस एक बहुत टाइम टेकिंग मूव है, क्योंकि ये मूव असल में 4 फेजेज में डिवाइडेड है। पहले यहाँ पर चार्जार्ड अपने ओपोनेंट को ग्रैब करेगा, उसके बाद उसे ऊपर ले जाएगा, उसके बाद गोल गोल घूमेगा एंड उसके बाद उसे नीचे पटक देगा। एंड इन चारों फेजेज में यहाँ पर उसे काफ़ी बार काउंटर किया गया। जब वो साइस्मिक टॉस के लिए अपने ओपोनेंट को ग्रैब करने गया था तो ग्रैब करते समय हैरिसन के ब्लेजिकन एंड एक वाइल्ड ड्रैगनाइट जो कि ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर वाले एपिसोड में अपीयर हुआ था, इन दोनों ने ही काउंटर किया है। ऊपर ले जाते वक्त गैरी के ब्लास्टॉइस ने भी काउंटर किया था, लेकिन हाँ वो कामयाब नहीं हो पाया था। बट हाँ यहाँ से एक हिंट मिल गया था कि ऊपर ले जाते वक्त भी उसे काउंटर किया जा सकता है। गोल गोल घुमाते वक्त भी यहाँ पर ड्रैगोनियर ने अपने ट्विस्टर अटैक से उसे काउंटर कर लिया था। और नीचे लाते वक्त ब्रैंडन के डस्टक्लॉप्स एंड हैरिसन के ब्लेजिकन दोनों ने यहाँ पर साइस्मिक टॉस को काउंटर किया है। साइस्मिक टॉस का सक्सेस रेट काफ़ी कम है। आई मीन ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि टोटल अभी तक 7 बार फेल हो चुका है। ग्रैब करते वक्त उसे ड्रेक के ड्रैगनाइट ने काउंटर किया है, हैरिसन के ब्लेजिकन ने भी काउंटर किया है एंड एक वाइल्ड ड्रैगनाइट जो कि ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर वाले एपिसोड में आया था उसने भी काउंटर किया है। ऊपर ले जाते वक्त गैरी के गोलम ने भी अल्टीमेटली उस मूव को काउंटर कर दिया था अपने भारी वजन के कारण। गोल गोल घुमाते वक्त क्लियर के ड्रैगोनियर ने काउंटर किया था ट्विस्टर अटैक से। और नीचे लाते वक्त ब्रैंडन के डस्टक्लॉप्स एंड हैरिसन के ब्लेजिकन दोनों ने ही काउंटर किया है।
जबकि फ्लेयर ब्लेड्स के केस में हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है। फ्लेयर ब्लेड्स यहाँ पर मैक्सिमम टाइम्स हिट हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा मूव है जो विद इन नो टाइम में ही हिट हो जाता है। इसमें यहाँ पर इन्फर्निप को सिर्फ लॉन्च होना है। ये मूव सिर्फ 2 ही फेज में डिवाइडेड है। पहला, इन्फर्निप अपनी बालों की आग से अपनी बॉडी को कवर कर लेगा और दूसरा अपोनेंट की तरफ लॉन्च हो जाएगा। फ्लेयर ब्लेड्स को काउंटर करने का सिर्फ 2 ही तरीका है। पहला, उससे बच जाओ एंड दूसरा, अपने किसी मूव से उसे ओवर पावर कर दो। जबकि चार्जार्ड के साइस्मिक टॉस को रोकने के कई सारे तरीके हैं। सिग्नेचर मूव में क्लियरली यहाँ पर इन्फर्निप आगे है। अब अगर हम यहाँ पर ओवरऑल इन दोनों के कॉम्बैट एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करें तो ये दोनों लगभग इवनली मैच्ड हैं। तो अब चलते हैं इनके बैटल कंडीशंस के ऊपर कि अगर इन दोनों में आमने सामने की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे पे काफी ज्यादा भारी पड़ेंगे। इन्फर्निप अटैक पावर, कॉम्बैट स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एंड्योरेंस, स्टैमिना, डिफेंस, डिस्ट्रक्टिव पावर, हैक्स एंड सिग्नेचर मूव में अगर चार्जार्ड से आगे तो चार्जार्ड भी यहाँ पे स्ट्रेंथ, ट्रैवल स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, वर्सेटिलिटी, रेंज, टाइप एडवांटेज, कॉम्बैट स्किल्स, मूवसेट एंड एक्सपीरियंस में इन्फर्निप से आगे है एंड ऑफेंस दोनों का लगभग बराबर है। हाँ, इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा क्लोज होगी, बट मेरे अकॉर्डिंग आमने सामने की लड़ाई में इन्फर्निप जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कॉम्बैट एट्रीब्यूट्स में लगभग इवनली मैच्ड हैं। इसलिए इन दोनों की बैटल का रिजल्ट फाइनल ब्लो के ऊपर डिपेंड करेगा। और हाँ, फाइनल ब्लो में ये दोनों एक दूसरे को एक ही बार में खत्म करने की कोशिश करेंगे। चार्जार्ड ओवर हीट यूज करने की कोशिश कर सकता है, जो कि उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है, लेकिन आई डोंट थिंक ओवर हीट से यहाँ पर इन्फर्निप फेंट होगा, एज वो पहले ही यहाँ पर आग और बिजली से क्रिएट हुए पूरे तूफान की एनर्जी को झेल चुका है। और जहाँ तक बात रही साइस्मिक टॉस की, साइस्मिक टॉस यहाँ पर इन्फर्निप को हिट होना काफी मुश्किल है, एज इन्फर्निप साइस्मिक टॉस को काफी तरीके से काउंटर कर सकता है। साइस्मिक टॉस के लिए पहले यहाँ पर चार्जार्ड को इन्फर्निप को ग्रैब करना होगा, एंड जैसा कि हम जानते हैं इन्फर्निप की डॉजिंग स्पीड एंड मूवमेंट स्पीड ये दोनों ही चार्जार्ड से ज्यादा है। एंड यह जर्नीज में इन्फर्निप को एक ऐसा मूव मिल गया जो कि यहाँ पर परफेक्टली साइस्मिक टॉस का तोड़ है। साइस्मिक टॉस के लिए चार्जार्ड को इन्फर्निप के क्लोज आना होगा, एंड यही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि जर्नीज में यह बात रिवील हुई कि इन्फर्निप अब क्लोज कॉम्बैट अटैक सीख गया है, एंड अपोनेंट जितना ज्यादा क्लोज रहेगा क्लोज कॉम्बैट की पावर उतनी ही ज्यादा रहेगी। अगर चार्जार्ड किसी तरह इन्फर्निप को पकड़ भी ले तब भी क्लोज कॉम्बैट अटैक के सामने ऑब्वियसली यहाँ पर चार्जार्ड अपनी ग्रिप नहीं बना पाएगा। ऐसे केस में चार्जार्ड का बस एक ही मूव है जो कि इन्फर्निप पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, एंड वो है ड्रैगन टेल, जो कि चार्जार्ड का ओवरऑल सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। और हाँ, अगर चार्जार्ड यहाँ पर इन्फर्निप पे 2 बार ड्रैगन टेल यूज करते फुल पावर से तो इन्फर्निप इस मैच को हार जाएगा, बिकॉज ब्लेज एबिलिटी तब अनलॉक होती है जब इन्फर्निप का स्टैमिना काफी कम हो। लेकिन अगर हम वही बात करें इन्फर्निप की, तो इन्फर्निप का एक ही फ्लेयर ब्लिट्ज यहाँ पर चार्जार्ड को हराने के लिए काफी होगा। अब ये मत कहना कि नहीं भाई चार्जार्ड यहाँ पर एक फ्लेयर ब्लिट्ज सह सकता है, उसमें इतनी ताकत है, क्योंकि भाई ये फाइनल ब्लो की बात है। फाइनल ब्लो में यहाँ पर कोई भी पोकेमॉन एक दूसरे का सिग्नेचर अटैक नहीं सह सकता है, ना ही इन्फर्निप साइस्मिक टॉस को सह सकता है और ना ही यहाँ पर चार्जार्ड फ्लेयर ब्लिट्ज को। इनिशियली अगर देखा जाए तो फुल हेल्थ में ये दोनों रहें तो हाँ, इन दोनों के चांस बनते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का सबसे ताकतवर अटैक सह सकते हैं। लेकिन हाँ, फाइनल ब्लो के टाइम इन दोनों का स्टैमिना काफ़ी कम होगा। फाइनल ब्लो के टाइम दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने 25 to 30% स्टैमिना पे हो सकते हैं, एंड इतने कम स्टैमिना पे रहकर एक दूसरे का सबसे ताकतवर अटैक सहना ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। हाँ, इन्फर्निप का एक ही फ्लेयर ब्लिट्ज यहाँ पर चार्जार्ड को हराने के लिए काफ़ी होगा। ड्रैगन टेल देखा जाए तो ये बेस्ट मूव साबित होगा चार्जार्ड के लिए फाइनल ब्लो में यूज़ करने के लिए। लेकिन हाँ, ड्रैगन टेल में भी एक डिसएडवांटेज है कि ड्रैगन टेल के लिए यहाँ पर चार्जार्ड को यहाँ पर इन्फर्निप के क्लोज आना होगा, एंड क्लोज कॉम्बैट्स में हम सब जानते हैं कि इन्फर्निप ज़्यादा अच्छा है, और क्लोज कॉम्बैट्स में इन्फर्निप की कॉम्बैट स्पीड यहाँ पर चार्जार्ड से ज्यादा है। चार्जार्ड की जो ट्रैवल स्पीड है वो लॉन्ग रेंज कॉम्बैट में काम आ सकती है जब ओपोनेंट काफी दूर हो, बट ड्रैगन टेल क्लोज रेंज से ही मारा जा सकता है। एंड जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि स्टैमिना इज लिंक्ड विद एवरीथिंग। फाइनल ब्लो के टाइम चार्जार्ड का स्टैमिना काफी कम होगा, एंड उसका जितना स्टैमिना कम होगा उसके अटैक्स में उतनी ही कम ताकत रहेगी। लेकिन इन्फर्निप के केस में ऐसा नहीं है, उसके फायर टाइप अटैक्स स्टैमिना से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है उसके ब्लेज एबिलिटी के कारण, क्योंकि कम स्टैमिना में उसके सारे के सारे फायर टाइप अटैक्स लाइक फ्लेम थ्रोअर, फ्लेम व्हील, फायर पंच एंड फ्लेयर ब्लिट्ज ये सब सुपर चार्ज हो जाते हैं। फाइनल ब्लो के टाइम जब दोनों का स्टैमिना काफी कम रहेगा, चार्जार्ड को यहाँ पर 2 या 2 से 3 अटैक लग सकते हैं इन्फर्निप को हराने के लिए, क्योंकि वो साइस्मिक टॉस यूज़ नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली उसे कोई और मूव यूज़ करना होगा। लेकिन इन्फर्निप के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्लेयर ब्लिट्ज के अलावा वो कोई भी फायर टाइप मूव अगर यूज़ करता है तो वो चार्जार्ड को 2 बार में ही फेंट कर सकता है, बिकॉज उस समय उसका अटैक सुपर चार्ज हो जाएंगे। एंड अगर यहाँ पर वो फ्लेयर ब्लिट्ज यूज़ करे तो वो एक ही बार में यहाँ पर चार्जार्ड को फेंट कर सकता है। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ बैटल्स अगर इन दोनों में आमने सामने की लड़ाई हो जाए तो इन्फर्निप जीत सकता है। पहला यानी बैटल्स का राउंड इन्फर्निप ने जीता है। नेक्स्ट राउंड आता है फीट्स का। अगर हम फीट्स की बात करें
तो यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि मुझे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इन्फर्निप के पास फीट्स है, जैसे कि यहाँ पर उसने वॉल्गनर के लक्सरे एंड जोल्टियन को एक ही मैच में हरा दिया था, एंड ऐश वर्सेस पॉल के मैच में उसने पॉल की आधी टीम को अकेले हरा दिया था पॉइजन होने के बावजूद भी, जिसमें पॉल का सबसे ताकतवर पोकेमॉन इलेक्टिवायर भी शामिल था। बट ऑन द अदर हैंड चार्जर डिफीटेड मैगमार विद 0 एक्सपीरियंस, देन पॉलीरैथ, देन स्टूड अप द मोस्ट अगेंस्ट ड्रैगनाइट, देन डिफीटेड अ सुपर फास्ट पिजियॉट, और उसके बाद भी वो नहीं रुका। उसके बाद यहाँ पर उसने चार्सिक वैली में ट्रेनिंग की, एंड जब वो वापस आया उसने यहाँ पर क्लियर के ड्रैगोनियर को हराया, गैरी की आधी टीम को हरा दिया, जिसमें गैरी का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ब्लास्टॉइस भी शामिल था, एंड ब्लास्टॉइस के खिलाफ तो उसे इवेंट टाइप डिसएडवांटेज भी था, लेकिन तब भी उसे मिड टू हाई डिफिकल्टी में ही हरा दिया था। उसके बाद यहाँ पर ब्लेजिकन को भी ऑलमोस्ट हरा दिया था, एंड होइन रीजन में जब वो वापस आया था तब अपनी आधी ट्रेनिंग से ही उसने एक लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकोनो को हरा दिया, एंड यूनोवा रीजन में जब उसने अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी तब उसने बिना सीरियस हुए ही अपने सिर्फ 20% पावर से ही आयरिस के ड्रैगनाइट को तहस नहस कर दिया था। सो हाँ, फीट्स में तो यहाँ पर चार्जार्ड क्लियरली आगे है। फीट्स में तो आई डोंट थिंक यहाँ पर इन्फर्निप किसी भी एंगल से चार्जार्ड के बराबर है या फिर उससे आगे है। सो हाँ, राउंड 2 इतना ज़्यादा डिबेटेबल नहीं था, एज यहाँ पर फीट्स में चार्जार्ड क्लियरली आगे है इन्फर्निप से। एंड नाउ लास्ट राउंड आता है पावर लेवल का राउंड, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पावर लेवल में देखा जाए तो दोनों पोकेमॉन्स लगभग इवनली मैच्ड हैं। एक तरफ इन्फर्निप, जिसकी फुल पावर हमने सिनो में देखी थी, एंड उसके बाद जर्नीज में हमें उसकी फुल पावर देखने को नहीं मिली, जबकि जर्नीज में वो पहले से ज़्यादा ताकतवर था। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि नहीं भाई, सिनो का इन्फर्निप ज़्यादा ताकतवर था जर्नीज के इन्फर्निप से। जर्नीज का इन्फर्निप यहाँ पे मोल्ट्रेस से काफ़ी आसानी से पिट गया था। अगर तुम यहाँ पर सिनो के ब्लेज इन्फर्निप को जर्नीज के नॉर्मल इन्फर्निप से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर सिनो का इन्फर्निप ज़्यादा ताकतवर साबित होगा। लेकिन एक बार अगर तुम यहाँ पर सिनो के नॉर्मल इन्फर्निप को जर्नीज के नॉर्मल इन्फर्निप से कंपेयर करो तो क्लियरली तुम्हें पता चल सकता है कि जर्नीज में यहाँ पर इन्फर्निप ज़्यादा ताकतवर था। सिनो में वो जोल्टियन के एक ही थंडरबोल्ट से नीचे गिर गया था, बट जर्नीज में मोल्ट्रेस का एक सुपर इफेक्टिव एयर स्लैश सहने के बाद भी वो अपने घुटनों पर ही आया था, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस अटैक में इतनी ताकत थी कि इन्फर्निप सीधा यहाँ पर पत्थर से जाके टकरा गया था, और उसके टकराने से इतना बड़ा इंपैक्ट हुआ था कि वो पत्थर भी टूट गया था। प्लस जर्नीज में उसने 2 और भी पावरफुल मूव सीख लिए, जो कि था फायर पंच एंड क्लोज कॉम्बैट। एंड क्लोज कॉम्बैट यूज करते वक्त तुम देख सकते हो कि जर्नीज में यहाँ पर इन्फर्निप की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जर्नीज में यहाँ पर इन्फर्निप उतनी ज्यादा सीरियसनेस के साथ नहीं लड़ा था जितनी सीरियसनेस के साथ वो ऐश वर्सेस पॉल के मैच में लड़ा था। इवन मोल्ट्रेस के खिलाफ भी ही वाज बैटलिंग टू टेस्ट हिज स्ट्रेंथ, इसीलिए उसने मोल्ट्रेस से कभी हराया नहीं, लेकिन तब भी वो सेटिस्फाइड हो गया। जबकि हम सब जानते हैं कि इन्फर्निप कितना ज्यादा जिद्दी है, वो अगर एक बार हार जाए तो तब तक लड़ता रहेगा जब तक वो जीत नहीं जाता। इसका परफेक्ट एग्जांपल तुम ले सकते हो इन्फर्निप और इलेक्टिवायर की राइवलरी को। जब तक वो इलेक्टिवायर से जीत नहीं गया वो लड़ता ही रहा, जबकि मोल्ट्रेस के केस में उसने उसे कभी हराया नहीं, लेकिन तब भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया। और ऐसा ही केस है चार्जार्ड के साथ। चार्जार्ड की फुल पावर हमने होइन में देखी थी जब वो आर्टिकुनो से लड़ा था, क्योंकि यूनोवा में तो यहाँ पर चार्जार्ड सिर्फ और सिर्फ आयरिस के ड्रैगनाइट के खिलाफ अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए लड़ा था। सो बेसिकली अगर हम इन दोनों के स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन्स को लें तो वो होगा यूनोवा का चार्जार्ड एंड जर्नीज का इन्फर्निप, और दोनों ने ही उस समय अपनी फुल पावर नहीं दिखाई थी। ना ही चार्जार्ड यहाँ पर यूनोवा में फुल पावर से लड़ा और ना ही यहाँ पर इन्फर्निप जर्नीज में फुल पावर से लड़ा। सो हाँ, फुल पावर में ये दोनों किस लेवल पे हैं ये हम नहीं कह सकते हैं, एज इन दोनों की फुल पावर एक मिस्ट्री बन के रह गई, क्योंकि अब ऐश की जर्नी खत्म हो चुकी है तो ऑब्वियसली ये दोनों अब वापस आने से रहे। सो या फुल पावर में ये एक हाइपोथेटिकल कंपैरिजन है, बिकॉज हम इन दोनों की फुल पावर नहीं पता है। लेकिन अगर हम फिर भी इन दोनों के अभी तक के परफॉर्मेंस को देखकर ओवरऑल अंदाज़ा लगाएं कि ये दोनों कितने ताकतवर होंगे, तो उसमें मेरे अकॉर्डिंग पावर लेवल में इन दोनों की पोजीशंस इंटरचेंजेबल होगी। दोनों में से कोई भी ज़्यादा ताकतवर साबित हो सकता है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में मेरे अकॉर्डिंग फुल पावर में इन्फर्निप ज़्यादा ताकतवर है बिकॉज ऑफ ब्लेज एबिलिटी, क्योंकि ब्लेज में इन्फर्निप की पावर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप हो जाती है। एंड येस, आई एम सेइंग दिस अगेन, पावर लेवल में इन दोनों की पोजीशंस इंटरचेंजेबल हैं। सो इफ़ यू थिंक चार्जार्ड इज स्ट्रॉन्गर, आई वोंट आर्ग्यू एट ऑल, इट इज़ एंटायरली पॉसिबल। ये मेरा बस पर्सनल ओपिनियन है कि इन्फर्निप ज़्यादा ताकतवर है। ओवरऑल देखा जाए तो पावर स्केलिंग में इन दोनों की पोजीशंस इंटरचेंजेबल है। सो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी राय कमेंट्स में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इन दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है। मेरे ओपिनियन से ऑफेंड मत होना, ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन था, कोई ऑफिशियल कंपैरिजन नहीं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही पोकेमॉन के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि मैं कभी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले आ जाएँ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।